प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में चर्चा करेंगे। भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक विचारों में अम्बेडकर भारतीय सामाजिक व्यवस्था के प्रचलित स्वरूपों को अन्यायपूर्ण मानते थे तथा सामाजिक परिवर्तन के प्रबल पक्षधर थे। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि भारतीय समाज में शताब्दियों से कुछ वर्गों के विरुद्ध अन्याय को प्रेशर दिया जाता रहा है। वे मनु जैसे सामाजिक संहिता कानूनों की कठोर आलोचना करते थे, जिन्होंने सामाजिक असमानता, भेदभाव को सामाजिक व्यवस्था में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। वर्ण व्यवस्था का विरोध। हिंदू समाज का संगठन पारंपरिक आधार पर 4 वर्णों पर आधारित विभाजित रहा है। वेदों, ब्राह्मणों, स्मृतियों, महाकाव्यों आदि में वेदों, ब्राह्मणों, स्मृतियों, महाकाव्य आदि में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों को क्रमशः ज्ञान का आदान प्रदान, रक्षा, व्यवसाय व सेवा के कार्यों में संलग्न स्वाभाविक वर्ग के रूप में चित्रित किया गया है। अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था के इस नियम को पूर्णतः अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक, अन्यायपूर्ण व गरिमाहीन माना तथा इसकी निंदा की। उनका मत है कि वर्ण व्यवस्था का श्रम विभाजन की वैज्ञानिक योजना नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हिंदू समाज का जो संगठन है वो 4 वर्णों पर आधारित है और 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का विभाजन किया गया है। और ये चारों विभाजन उनका के संदर्भ में उनका मानना यह है कि ये चारों विभाजन गलत है। ये चारों विभाजन पूर्णतः अवैज्ञानिक है, अव्यवहारिक है, अन्यायपूर्ण है और गरिमाहीन है तथा इसकी उन्होंने बहुत ही तगड़े शब्दों में निंदा की। उनका मत है कि वर्ण व्यवस्था का श्रम विभाजन की वैज्ञानिक योजना नहीं है। अम्बेडकर ने चारों वर्णों की तुलना प्लेटो के सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना से की है। प्लेटो ने समाज को शासक, सैनिक, उत्पादक 3 वर्गों में विभाजित किया था तथा ये प्रतिबद्ध किया था कि प्रत्येक वर्ग कुछ विशिष्ट योग्यताओं से संपन्न होता है, अतः वह कुछ विशिष्ट कार्य करने के अधिक सक्षम होता है। अम्बेडकर का मत है कि चातुर्य वर्ण व्यवस्था में मूलतः वे दोष विद्यमान हैं जो सामाजिक संरचना की प्लेटो की परिकल्पना में विद्यमान थे। उनके अनुसार व्यक्तियों का उनकी क्षमताओं के अनुसार वर्गों या वर्णों के रूप में स्पष्ट विभाजन एक अवैज्ञानिक परिकल्पना है। उन्होंने आक्षेप लगाया कि वर्ण व्यवस्था के प्रतिपादकों ने व्यक्ति की क्रियात्मक क्षमताओं की ओर ध्यान नहीं दिया। उनका मत है कि व्यक्ति की क्षमताओं में विद्यमान विभिन्नताओं के रहते व्यक्तियों को 4 भिन्न वर्णों में स्पष्ट विभाजित करना बिल्कुल असंगत है। अम्बेडकर की मान्यता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में विद्यमान विभिन्नता का परिणाम है कि वर्ण व्यवस्था में वर्णित चारों वर्ण भारतीय समाज व्यवहार में 4000 जातियों में परिवर्तित हो गए। अम्बेडकर वर्ण व्यवस्था को अवैज्ञानिक तो मानते ही हैं, वे उसकी इस आधार पर भी आलोचना करते हैं कि इसके अंतर्गत शूद्रों को अन्य तीनों वर्णों की तुलना में निम्न स्तर प्रदान किया गया है तथा वस्तुतः शूद्र वर्ण के सदस्यों को अन्य तीनों वर्णों का अधीनस्थ व संरक्षित मान लिया गया है। उन्होंने इस बात की आलोचना की कि अन्य तीनों वर्णों को शूद्रों के संरक्षक के रूप में चित्रित तो किया गया है, किंतु उन्होंने इस बात की आलोचना की कि अन्य तीनों वर्णों को शूद्रों के संरक्षक के रूप में चित्रित तो किया गया है, किंतु सामाजिक संहिताकारों ने 3 वर्णों के सदस्यों के अन्याय अथवा अत्याचार के विरुद्ध शूद्रों के संरक्षण के लिए कोई व्यवस्था नहीं की।
उन्होंने आक्षेप लगाया कि अन्य वर्णों के सदस्यों के द्वारा शूद्रों के प्रति अत्याचार व दुर्व्यवहारों को शास्त्रों में समर्थन दिया गया है। यहाँ तक कि शूद्र वर्ण के सदस्यों की संपत्ति के अर्जित करने अथवा धारण करने के अधिकार को भी शास्त्रों में मान्यता नहीं दी गई है। अम्बेडकर का मानना है कि मनु द्वारा निर्मित सामाजिक संहिता में इस सामाजिक अन्याय का क्रूरतम स्वरूप अभिव्यक्त हुआ है। उन्होंने कहा, सामाजिक अधिकारों के विषय में मनु की संहिता निकृष्टतम है। सामाजिक अन्याय का कोई भी अन्य उदाहरण मनु की संहिता की तुलना में फीका लगेगा। अम्बेडकर का मानना है कि सवर्णों ने शूद्र वर्ण को शिक्षा प्राप्त करने, अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र रखने आदि से जानबूझकर इसलिए वंचित रखा ताकि वे अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय का प्रतिकार न कर सकें। उनका मत है कि शूद्र वर्ण पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण वे अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय का प्रतिकार करने में अक्षम रहे। उन्होंने ध्यान दिलाया कि समाज में उन्नत और पिछड़े वर्गों में संघर्ष तो भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी हुए, किंतु अन्य देशों में पिछड़े वर्गों की स्थिति भारत में शूद्रों जैसी दयनीय नहीं रही, क्योंकि पश्चिमी देशों में पिछड़े वर्गों को उनके विरुद्ध अन्याय का प्रतिकार करने के अवसर प्राप्त होते रहे। उनका मत है कि यूरोप में दलित वर्गों को सैनिक सेवाओं में भर्ती के रूप में भौतिक संबल, मताधिकार के रूप में राजनीतिक संबल और शिक्षा प्राप्ति के अवसर के रूप में नैतिक संबल उपलब्ध रहा है। यूरोप में कमजोर वर्गों को अपनी उन्नति के लिए इन संबलों का प्रयोग करने से उन्नत वर्गों ने वंचित नहीं किया, किंतु भारत में वर्ण व्यवस्था के माध्यम से शूद्र वर्ण को इन तीनों अवलंबों का सहारा लेने से वंचित किया गया। परिणाम ये हुआ कि वर्ण व्यवस्था दलित वर्गों को स्वयं अपनी उन्नति के लिए संगठित होकर प्रयत्नशील होने की सामर्थ्य, प्रेरणा और अवसरों से वंचित करती रही है। शूद्र वर्ण की उत्पत्ति के विषय में अम्बेडकर पुरुष सूक्त में वर्णित इस व्याख्या से बिल्कुल असहमत है कि शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई। पुरुष सूक्त में समाज के सावयव स्वरूप का चित्रण करते हुए कहा गया है कि ब्रह्मा के सिर से ब्राह्मण, मुख से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। अम्बेडकर का मत है कि प्रारंभ में हिंदू समाज में केवल 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अस्तित्व में थे। शूद्र कोई पृथक वर्ण नहीं था, अपितु क्षत्रिय वर्ण का ही एक भाग था। अम्बेडकर के अनुसार शूद्र राजाओं और ब्राह्मणों के मध्य निरंतर संघर्ष होता रहता था, जिसके कारण ब्राह्मणों पर अनेक प्रकार से अत्याचार किए जाते थे। इन कारणों से शूद्र वर्ण के विरुद्ध ब्राह्मणों ने उत्पन्न हुई घृणा और रोष के कारण उन्होंने शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया। उपनयन संस्कार से वंचित होने के कारण शूद्र सामाजिक दृष्टि से हीन समझे जाने लगे। वे वर्ण क्रम में वैश्यों से निम्न हो गए। उन्होंने चौथा वर्ण माना जाने लगा। अम्बेडकर ने अपने इस मत के पक्ष में 2 तर्क दिए हैं। प्रथम ये कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त स्थलों पर केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों का उल्लेख किया गया है, किंतु कहीं भी शूद्र वर्ण का पृथक वर्ण के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। द्वितीय यह है कि शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मणों में केवल 3 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है, चौथे वर्ण की उत्पत्ति के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। अम्बेडकर का मत है कि पुरुष सूक्त को संभवतः ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया है। अपने इस मत के समर्थन में अम्बेडकर ने कई विद्वानों की गई व्याख्याओं का उल्लेख किया है। अम्बेडकर ने अपने इस मत को पौराणिक उदाहरणों के विरुद्ध पौराणिक उदाहरणों से सिद्ध करने का प्रयास किया है कि शूद्र मूलतः क्षत्रिय वर्ण की ही एक शाखा है। अम्बेडकर ने ब्राह्मण ऋषि वशिष्ठ और क्षत्रिय ऋषि विश्वामित्र के मध्य प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध प्रसंग को उद्धृत किया, जिसमें वशिष्ठ की विजय हुई। अम्बेडकर ने
कहा कि यद्यपि इस घटना को क्षत्रियों और ब्राह्मणों के बीच संघर्ष के रूप में चित्रित किया जाता है, किंतु इस तथ्य की ओर प्राय ध्यान नहीं दिया जाता है कि शूद्र वस्तुतः क्षत्रियों की ही एक शाखा है। अम्बेडकर ने कहा कि ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच होने वाले टकरावों के इतिहास से यह आसानी से समझा जा सकता है कि शूद्र क्षत्रिय वर्ण से गिरकर चतुर्थ वर्ण की श्रेणी में कैसे आ गए। अम्बेडकर ने ब्राह्मण वर्ग और विशिष्ट मनु और याज्ञवल्क्य जैसे साहित्यकारों पर आक्षेप लगाया है कि उन्होंने जानबूझकर समाज में शूद्रों की हीन स्थिति में डाल देने का प्रयास किया। अम्बेडकर का मत है कि ब्राह्मणों ने शूद्रों के प्रति अपने विरोध और घृणा के परिणाम स्वरूप शूद्रों का उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया, जिसके कारण शूद्रों को अनेक धार्मिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित मान लिया गया। शूद्र वर्ण को मूल वर्ण का अंग न मानकर उसे बाद में विकसित हो गई प्रवृत्ति के रूप में चित्रित करके अम्बेडकर ने निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान हिंदू समाज में शूद्र वर्ण ही हीन स्थिति वर्ण व्यवस्था के मूल स्वरूप में शूद्रों की हीनता के कारण नहीं, अपितु ये ब्राह्मणों और संहिताकारों के द्वारा जानबूझकर किए गए प्रयत्नों का परिणाम है। अतः इसका कोई स्वाभाविक आधार नहीं है। अतः अम्बेडकर ने मनु और मनु द्वारा बनाई गई सामाजिक संहिता के विरुद्ध शूद्रों की जागरूकता को सौहार्दपूर्ण और न्यायसम्मत समाज व्यवस्था की स्थापना के लिए अनिवार्य माना है। जाति प्रथा का विरोध। अम्बेडकर के अनुसार भारत में जाति प्रथा की जड़ें पुरानी हैं। अम्बेडकर का मत है कि प्राचीन भारतीय समुदाय आर्यों, द्रविड़ों, तुर्कों और मुगलों से मिलकर बना था। आपस में अनेक संघर्षों के पश्चात वे कालांतर में सौहार्दपूर्वक रहने लगे। अम्बेडकर के अनुसार निरंतर संपर्क और पारस्परिक मेलजोल के माध्यम से उन्होंने एक साझा संस्कृति विकसित कर ली तथा उनकी पूर्व पृथक संस्कृतियों के लक्षण प्रचलन में नहीं रहे। अम्बेडकर का मत है कि जाति व्यवस्था का विकास समुदाय के विभिन्न लोगों द्वारा खान पान और रहन सहन की आदतों व पद्धतियों से भिन्नता के आधार पर पहुंचा। कालांतर में समान आचार विचार वाले लोगों में ही वैवाहिक संबंध स्थापित करने की प्रवृत्ति ने सजातीय विवाहों को जन्म दिया और जाति व्यवस्था दृढ़ होती गई। अम्बेडकर ने भारत के सामाजिक विकास के द्वारा विशिष्ट प्रकृति की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि यहाँ एक व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के मध्य उत्पन्न होने वाली एक सामूहिक वर्ग चेतना की अपेक्षा ऐसी प्रवृत्ति विकसित हो गई कि सामुदायिक जीवन में भिन्न भिन्न अभिरुचियाँ रखने वाले लोगों के लिए द्वार बंद रखे जाए। अम्बेडकर के अनुसार धीरे धीरे विशिष्ट रीति रिवाजों के कठोर आचार संहिताओं का रूप दे दिया गया और उनका पालन न करने वाले लोगों का ही दृष्टि से देखा जाने लगा। परिणाम यह हुआ कि विभिन्न जातियों में से भी जातियों की मुख्य धारा से पृथक होने वाली अनेक उपजातियां विकसित होने लगी। उन्होंने कालांतर में पृथक और स्वतंत्र जातियों का रूप ग्रहण कर लिया। जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त होने के विषय में अम्बेडकर का मत है कि प्रारंभ में ब्राह्मणों को ये उच्च स्थान खान पान और रहन सहन में पवित्रता के प्रति आग्रह के कारण मिला, किंतु बाद में ब्राह्मणों ने अपनी चतुराई, अपने व्यवसाय से जुड़े हुए पूजा अर्चना आदि कार्यों के आधार पर जाति व्यवस्था में अपनी स्थिति को धीरे धीरे सुदृढ़ कर लिया। अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था में ऊंच नीच के भेदभाव के लिए भारतीय समुदाय में ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को उत्तरदायी माना। अम्बेडकर के अनुसार ब्राह्मण ही भारतीय समाज में जाति प्रथा को मजबूत कर रखने और अनेक कुरीतियाँ जैसे अस्पृश्यता, स्त्रियों के प्रति भेदभाव, विधवाओं का विवाह का निषेध, बाल विवाह आदि के प्रश्न के लिए उत्तरदायी है। ये सही बात है कि जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त होने के विषय में अम्बेडकर का मत है कि प्रारंभ में ब्राह्मणों को ये स्थान उच्च स्थान खान पान और रहन सहन में पवित्रता के प्रति उनके आग्रह के कारण मिला था, किंतु बाद में ब्राह्मणों ने अपनी चतुराई और अपने व्यवसाय से जुड़े हुए पूजा अर्चना आदि कार्यों के आधार पर जाति व्यवस्था में अपनी स्थिति को धीरे धीरे सुदृढ़ बना लिया।
और ये सही बात है कि अपना एक उच्च स्थान इन्होंने पहले खान पान में बनाया, फिर रहन सहन में बनाया, और फिर बाद में अपनी चतुराई से, अपने व्यवसाय से जुड़े हुए जो था पूजा अर्चना आदि कार्यों में जाति व्यवस्था में अपनी स्थिति को धीरे धीरे सुदृढ़ कर लिया। अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था में ऊंच नीच और भेदभाव के लिए भारतीय समुदाय में ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को उत्तरदायी माना। अम्बेडकर के अनुसार ब्राह्मण ही भारतीय समाज में जाति प्रथा को मजबूत रखने और अनेक कुरीतियों जैसे अस्पृश्यता, स्त्रियों के प्रति भेदभाव, विधवाओं का निषेध, बाल विवाह आदि के प्रचलन के लिए उत्तरदायी है। अम्बेडकर का मत है कि जाति व्यवस्था हिंदू समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करती रही है। आज भी ये समाज व्यवस्था की मुख्य प्रवृत्ति बनी हुई है। हिंदू समाज में उत्पन्न हो गई अनेक विकृतियों और अन्याय के प्रचलन के लिए अम्बेडकर जाति प्रथा को उत्तरदायी मानते हैं। अम्बेडकर ने कहा कि जाति प्रथा के साथ जो विशेषताएं और लक्षण जुड़े हुए हैं वे सामाजिक प्रगति के मार्ग में बाधा उपस्थित करते हैं। उनका कोई सकारात्मक महत्व नहीं है। अम्बेडकर ने सामुदायिक जीवन में जाति प्रथा के कुप्रभावों का संकेत देते हुए जाति प्रथा के जो लक्षण बताए हैं उनमें पहला है पदसोपानी स्वरूप। अम्बेडकर का मत है कि चारों वर्णों का वर्गीकरण एक पदसोपानी रूप में किया गया है, क्योंकि यह वर्गीकरण जन्म पर आधारित है। अतः व्यक्तियों के संदर्भ में इस वर्गीकरण की कोई स्वाभाविकता नहीं है, नहीं इसमें व्यक्ति की पहल और प्रेरणा के लिए कोई स्थान है। अम्बेडकर के मत में जाति प्रथा का यह वर्ण लक्षण व्यक्ति की प्रेरणा, पहल और उत्साह को नष्ट करता है तथा समग्र व्यक्ति की गरिमा का निषेध करता है। दूसरा, कार्यकुशलता का प्रभाव। अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा के कारण व्यक्तियों के लिए उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण पहले से ही कर दिया जाता है। व्यक्तियों को उनके कार्यों में उनकी स्वाभाविकता, क्षमता, प्रशिक्षण अथवा अर्जित ज्ञान के आधार पर नहीं, अपितु उनके वंश और माता पिता के सामाजिक स्तर के आधार पर लगाया जाता है। इसका कारण कार्यकुशलता की क्षति होती है। तीसरा, स्थैतिकता। अम्बेडकर का मत है कि जाति व्यवस्था के कारण व्यक्ति वंशानुक्रम से प्राप्त व्यवसाय को अपनी इच्छा से नहीं बदल सकता है। इस कारण जाति व्यवस्था सामाजिक स्थिति को जन्म देती है। अम्बेडकर के अनुसार उद्यमशीलता, अध्यय व्यवसाय स्थैतिकता नहीं अपितु गतिशीलता और आवश्यक परिवर्तनों की संभावनाओं की अपेक्षा करती है। उनका मत है कि समाज में अध्यय व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए व्यक्ति को ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि अपनी क्षमता और परिस्थिति के अनुसार जब चाहे तब उपयुक्त व्यवसाय का चयन कर सके। अम्बेडकर का मत है कि वर्तमान में भारत में विद्यमान बेरोजगारी का एक मुख्य कारण यह है कि व्यक्ति जाति प्रथा से बंधा हुआ होने के कारण ऐसे उपलब्ध व्यवसायों को नहीं अपना पाता जो उसे वंशानुक्रम से प्राप्त नहीं हुआ है। संकीर्णता। अम्बेडकर का मत है कि प्रत्येक जाति अपने अस्तित्व के प्रति अधिक चिंतित रहती है। परिणाम ये होता है कि जाति से दूसरी जाति के सदस्यों के साथ संबंध सुदृढ़ करने की भावना नहीं रहती है। अन्य जातियों से अपनी विशिष्टता को बनाए रखने के लिए सामान्यतः दूसरी जातियों से अलग रहने का प्रयत्न करती है। अम्बेडकर का मत है कि हिंदू समाज में राष्ट्रीय चेतना के स्तर में कमी का एक प्रमुख कारण ये हुई है कि जाति व्यवस्था की हिंदुओं के मध्य सामान्य व्यवहारों को रोकती है। हिंदुओं में एकता की चेतना से युक्त सामुदायिक विकास की भावना की प्रक्रिया नहीं बन पाती है। इस प्रकार अम्बेडकर का मत है कि जाति प्रथा ने हिंदू समाज को खंडित कर दिया है। रूढ़िवादिता। अम्बेडकर का मत है कि जाति प्रथा के कारण व्यक्ति अपना अनेक बार अविवेक सम्मत और गरिमाहीन प्रतीत होने वाली रूढ़ियों का भी परित्याग नहीं कर पाता, क्योंकि उसे सदैव ये भय बना रहता है कि जाति द्वारा आचार संहिता के रूप में अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, उसकी प्रतिष्ठा की क्षति होगी। वह छठा है वैवाहिक संबंधों में संकीर्णता। अम्बेडकर की मान्यता है कि जाति प्रथा में संकीर्ण बंध द्वार व्यवस्था प्रचलित है। परिणाम ये कि जाति के सदस्य वैवाहिक संबंधों के लिए वर या वधु के चयन को अपनी जाति तक ही सीमित रखते हैं। परिणामतः अंतर्जातीय विवाहों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। उनका मत है कि जाति के किसी नियम को तोड़ने के कारण जाति द्वारा बहिष्कृत कर दिए गए लोग भी एक पृथक जाति बना लेते हैं और अपनी जाति के नियमों में बंध जाते हैं।
अम्बेडकर ने इस बात पर क्षोभ व्यक्त किया कि अंतर्जातीय विवाहों पर प्रतिबंध हिंदू समाज के आज में भी काफ़ी दृढ़ता से प्रचलित है। सामाजिक विद्वेष का प्रसार। अम्बेडकर जाति प्रथा का सबसे अपमानजनक पक्ष ये मानते हैं कि उनके कारण समुदाय के दूसरे समुदायों के प्रति घृणा असहिष्णुता का प्रसार होता है। अम्बेडकर के अनुसार जाति के सदस्य अपनी जाति के गौरव का बखान करने वाले तथा दूसरी जातियों की हीनता को उजागर करने वाले प्रसंगों में आनंद लेते हैं। जातीय विमान की स्वभाव के कारण विभिन्न जातियों के मध्य परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंधों के विकास की संभावना समाप्त होती है। तो इसके बारे में हम चर्चा अगले अपने लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।